नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अविनाश जायसवाल और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी समाचार चैनल नव भारत समाचार। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर अलका मनोज जी हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बहुत नाम है, ख्याति है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के भूत, भविष्य और वर्तमान के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो अलका जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही आपका रुझान क्यों हुआ? सबसे पहले नमस्कार आप सब लोगों को। और अभी जो हमारा संक्रांति फेस्टिवल है उसका आप सबको शुभकामनाएं। और सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी जो मतलब छवि है मोदी जी की, जो मतलब दिन रात काम करते रहते हैं, कभी मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं है जब से वो पीएम बने हैं कि वो कभी रेस्ट भी लेते हैं और किसी दिन ऑफ भी लेते हैं, चलते ही रहते हैं हमेशा। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर लगा कि ये जो पार्टी है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे और अच्छा करने वाली है। इसीलिए मुझे बहुत झुकाव हुआ भारतीय जनता पार्टी। किस वर्ष में आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया? मैं बहुत सालों से दत्ता अन्ना के साथ काम कर रही थी, लेकिन 7 इयर्स बिफोर मुझे पोजीशन दिया गया था। तो यानी आप पार्टी मोदी जी की कार्यशैली के साथ साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को भी बहुत ही जो है सो मान्यता देती है, इसीलिए आपने भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन की। क्योंकि देश में इतनी पार्टियां हैं, जितने जो है सो मनुष्यों के से भी ज्यादा अभी पार्टियां हो चुकी है। तो सिद्धांतों के आधार पर आपने भारतीय जनता पार्टी तो जो है सो उसमें काम किया है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पूर्व एक चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी दुब्बा का, क्योंकि वो बहुत अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि उसके बाद अब एक नया जो विषय हमारे सामने है जीएचएमसी के चुनाव। तो उसमें आप लोगों की क्या भूमिका रही? उससे पूर्व मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये देखा गया है हर समाचार पत्र में, समाचार चैनलों में और सोशल मीडिया में कि बहुत से राजमार्गों पर लोग जंगल के रास्ते से अपने अपने प्रदेश छोड़कर भाग रहे थे कोरोना के समय पर। मगर ज्यादातर ये देखा गया कि यहाँ तेलंगाना से बहुत कम लोग यहाँ से बाहर गए हैं। जो यहाँ थे, जैसे थे, जो लोग बिल्कुल ही मजबूर थे वो लोगों की बात अलग है, अन्यथा जिनको थोड़ा भी सहारा मिला वो लोग यहीं पर थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो प्रवासी भाई थे यहाँ के, जो दूसरे स्टेट के माइग्रेंट्स थे, उनको यहाँ पर कोरोना समय में किस प्रकार की सहायता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई, जिससे कि वो यहीं पर रुक गए और उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया? मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग घर घर हम लोग जाके मतलब ग्रॉसरी का जो भी आइटम है सब कुछ हम लोग पहुंचाते रहे हैं हमेशा। और जितने भी माइग्रेंट लेबर्स थे उन लोगों को मैं एक्सक्लूसिवली उनके लिए ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो इसीलिए मुझे कॉल्स भी आते थे लोगों का, और फिर मुझे दिल्ली से भी कॉल आता था। तो उस ज़रिए से मैं उनसे फ़ोन करके फिर उनका एड्रेस लेके, क्योंकि वो लोग हमारे पास नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन था, तो मुझे खुद जाना पड़ता था। तो मैं बैग्स सब सामान लेके जाती थी ताकि उन लोगों को एटलीस्ट 15 डेज 1 मंथ उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जबकि एक एक जगह पे लिस्ट जो आता था मुझे 30 लोगों का, 50 लोगों का, 70 लोगों का, 150 लोगों का, मैं बहुत परेशान होती थी कि मतलब क्या यहाँ पे केसीआर जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछती थी उन लोगों को, आपके एरिया में कुछ भी आपको हेल्प नहीं मिल रहा है? तो उन लोग बोलते थे कि जो नहीं, हम हमारा कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कुछ भी नहीं है, आप खाना पहुँचाइए, नहीं तो या तो खाना पहुँचाइए या तो हमको गाँव भेज दीजिए। लेकिन मैं बोलती थी नहीं, आप लोग यहाँ पे ही रहिए, हम आपको लाके पूरा देंगे। और हर जगह पे चार मीनार के एरिया में भी हमने पहुँचाया, फिर इधर टोली चौकी वगैरह पे, मलकपेट वाले एरिया में, फिर उसके बाद कुकरपल्ली वगैरह में, और उससे भी आगे बहुत आगे गांव वगैरह है, वो सब जगह पे भी हमने जा के पहुँचाया है।
मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाके पहुंचाते थे पूरा। और इसी तरह हर एक कार्यकर्ता, कोई भी घर में नहीं बैठते थे बीजेपी वाले, हर जगह जाके मतलब हर किसी को हम लोग पहुंचाते थे खाना, हर किसी को। यानी आपका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, यानी क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन के समय पर आपका कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित रहता था उस दिन, क्योंकि आप ज्यादा दूर तक जा नहीं सकती थी। तो आपका कार्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा है? और दूसरे क्षेत्र में जो आपके साथी है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनसे आपका कोऑर्डिनेशन रहा है? जैसे आपके पास कॉल आता था कि उनको ये तो पता नहीं था कि आप सिर्फ इसी क्षेत्र पे देंगी, हो सकता है कि आपको कुछ और कॉल्स भी आएंगे जिससे आपके साथी जो लोग थे वो भी कोऑर्डिनेट किए होंगे आपसे। जी हाँ, ऐसा ही था। मतलब जैसे कि मैं स्टेट लीडर हूँ, तो मेरे लिए एरिया लिमिटेशन नहीं है, मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ। नहीं, मैं एरिया लिमिटेशन की बात नहीं बोला, मैं लॉकडाउन की स्थिति में दूर तक जाना थोड़ा संभव कार्य नहीं था। हाँ, हाँ वो तो यातायात के साधन। यस, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जी। तो मतलब जहाँ पे भी पुलिस ने हमको रोका, हम अपना विजिटिंग कार्ड बताए और हम आइटम्स दिखाते थे उनको कि देखिए हम ग्रॉसरी देने के लिए जा रहे हैं। और फिर कई बार उन लोगों ने लिस्ट वगैरह भी पूछा, तो हमने लिस्ट भी बताया कि ये एड्रेस पे हम जा रहे हैं, आपको चलना है तो चलिए। तो उस तरह से हम लोग जाते थे, रुकते थे, पुलिस वाले लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्यों। और हमारे जैसे किसी एरिया में हम पहुंच नहीं सकते, तभी मुझे कॉल आया था 11:30 बजे रात में। फैमिली आई थी बैंगलोर से, वो लोग जस्ट आए, नेक्स्ट डे से यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया। तो उनका जो पूरा आइटम था, घर का पूरा आइटम, वो ट्रैवल में ही फंसा हुआ था, उनके पास तक नहीं पहुंचा। वो लोग बेचारे 1 वीक तक कुछ खाए नहीं, ऐसे चाय पी के रह रहे थे, चाय बिस्किट चाय बिस्किट। तो उन लोगों ने मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया कि मैडम मैं देखता हूँ आपका पोस्ट, आप बीजेपी लीडर हैं, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, हमने खाना नहीं खाया है। तो 11:30 नाइट में 11:30 बजे हमने खाना अरेंज करके उनको भिजवाया, और फिर नेक्स्ट डे उस एरिया के लोगों से कांटेक्ट करके हमने उनका पूरा सामान मंगवाया, ताकि उनका मतलब घर सेट हो सके और वो नॉर्मल जीवन बिता सके। तो वो एक मतलब बहुत ही दुखदाई घटना थी, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि 7 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया है। फिर किसी एरिया में मतलब एक फैमिली थी, उसके फादर कहीं गए थे इंटरव्यू देने के लिए, लॉकडाउन हुआ, वो वहीं पे फंस गए। अब यहाँ पे वो लड़की है और उसकी मम्मी है, उनके पास ना तो ग्रॉसरीज है ना तो मेडिसिन है। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं उसको मेडिसिन भिजाई, ग्रॉसरीज भिजाई, फिर टाइम टू टाइम सब भिजाती रहती थी। तो हम मतलब हर एरिया में, ऐसा नहीं कि बस खाली खाना कुछ पका लिए भिजा दिए, ऐसा नहीं था। किसको क्या ज़रूरत है वो सब हम पूरा करते रहे, हर एक एरिया में, किसी एरिया को भी हम लोग छोड़े नहीं। बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है आपकी। अब आप इस विषय में आ जाएंगे जीएचएमसी चुनाव पर। जी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी स्थिति त्रिशंकु की बनी है, वो दूसरी बात है। जैसे जो विमर्श करने वाले लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग, वो तो ये बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इतने जो उम्मीदवार जीते वो हवा और पानी की वजह से आए। तो मैंने सवाल किया, भाई हवा और पानी की वजह से कैसे आए? तो बोले हवा नरेंद्र मोदी जी की और पानी बाढ़ का था, हर 10,000 दे नहीं सके, इसलिए लोग गुस्से में उनको डाल दिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही, क्या जो वाकई में जनता हैदराबाद की चाहती है कि अब कोई एक बदलाव आए? जी हाँ, वही जो हमने मतलब घर घर हम लोगों ने जो लोगों की ज़रूरत की सामान लॉकडाउन में पहुंचाया, फिर उसके बाद भी लोगों को हमने हेल्प किया। फिर जब बाढ़ आई थी उस टाइम पे भी हम सब लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता सब लोग सब जगह पर जाके हेल्प किया। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे वो उसका जो वेस्ट कोट होता है जो पहन के जाते हैं पानी में, वो सब पहन के पूरा ग्रॉसरीज लेके जाके सबको घर घर पहुंचाया, खाना लेके, फिर वाटर बॉटल्स लेके सब जगह पे। बहुत जगह पे ऐसा हुआ था कि घर गिर गया और गवर्नमेंट किसी तरह का कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है, टीआरएस गवर्नमेंट। और ना वहाँ पे कोई दिख रहा है, कोई भी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को बीजेपी वाले ही दिख रहे थे, पूरे कार्यकर्ता। इसीलिए लोगों ने अपने तन मन से बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा है हमारा काम कि जब वो मुसीबत में है
तो काम कौन कर रहा है? बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। तो उनको ये लगा कि हमारा भविष्य इनके साथ ही अच्छा है। हमने टीआरएस को वोट दिया था। टीआरएस हमारे लिए आज कहीं ना तो लॉकडाउन में हमारे काम आया है और ना ही बाढ़ आने पे। बाढ़ के टाइम पे तो हालत बहुत ही खराब थी। लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो खुद डूब के मर जाएंगे, उनको निकालने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। और 3-3 दिन 4-4 दिन तक लोग खाना नहीं खाए थे। कितनी मतलब भारी विपदा की टाइम थी वो। लेकिन किसी तरह का गवर्नमेंट से कुछ भी उन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिला था, कुछ भी हेल्प नहीं। बोल रहे हैं 10,000 इन लोगों ने ऐसे बांट दिया था लोगों को। लेकिन लोगों को मालूम था कि ये 10,000 एक दिन में खर्च हो जाएगा हमारा, फिर बाद में कौन देगा हमको। इसीलिए उन लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी हमेशा काम करती है, हमेशा लोगों के लिए ठहरती है। इसीलिए उन लोगों ने बीजेपी को चुना और बीजेपी को वोट दिया है उनके मतलब उज्जवल भविष्य के लिए। फिर टीआरएस से भी कम वो सीट आए हैं, क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? जब भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की, लोगों का दिल जीता, लोगों में विश्वास की भावना जागृत की, इसमें इतनी कमी क्यों आई? अगर एक 10-20 सीट और आ जाती तो हो सकता मेयर बन जाता और भाग्यनगर, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर हो जाता। देखिए मतलब कहाँ हमारी सीट खाली 4 थी कॉर्पोरेटर्स में, अभी 48 हुई है। तो मतलब हमारे हिसाब से काफी अच्छी है ये। और आगे 23 में हमारी गवर्नमेंट बनेगी पक्का? पक्का। अगर 2022 में चुनाव होगा तो नहीं होगी? 2022 में होने दीजिए, 21 में भी होने दीजिए, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि हम लोग दिन रात पब्लिक के लिए काम करते हैं। आप भविष्य के लिए ऐसी क्या बात सोच रहे हैं जनता के लिए? जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? क्योंकि परसों मैं रामचंद्र राव जी से बात कर रहा था, तभी हमारे सामने एक ही बात थी कि क्योंकि ज्यादातर चुनाव, जैसे एक जीएचएमसी चुनाव में ऐसा लग रहा था कि ये मजलिस वर्सेस बीजेपी चल रहा, ना कि टीआरएस वर्सेस बीजेपी। तो समझिए कि कल हम ये मानते चले कि केसीआर जी अपनी कूटनीति के कारण किसी का कोई सहारा नहीं लेंगे और बोल देंगे कि भाई हम मेयर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तब बीजेपी के पास ऐसा क्या मुद्दा रहेगा? देखिए केसीआर जी का मेन क्या है, उन उनका जो रहा है अभी तक, बस खाली उनका फैमिली, उनके जनता से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस उनका खुद केसीआर जी, केटीआर जी, उनकी बेटी कविता जी, हरीश राव जी, बस ये 4 लोग छोड़ के कोई है ही नहीं वहां पे। तो उनका उन्हीं के मतलब आपस में ही ये चलता रहता, कुछ भी है ये 4 लोग ही कर सकते हैं। और मतलब उसके सिवाय किसी का कुछ चलता भी नहीं है उतना उनकी पार्टी में। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो है, आप जो बोल रहे हैं कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी क्यों, तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे हर किसी को बहुत जो भी मतलब अच्छा काम करते हैं उसको पार्टी अच्छा से सराहती है, उसको वैल्यू देती है पार्टी, और उसके साथ पार्टी ठहरती है हर चीज़ में। तो पार्टी स्ट्रांग है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम वही फैमिली को लेके चल रहे हैं, अपने फैमिली के आगे पीछे घूम रहे हैं, अपना फैमिली हम बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तेलंगाना को बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी को कोई फैमिली नहीं है। क्या लक्ष्मण जी स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके बेटा तो नहीं बना। यहाँ पे क्या है, केसीआर जी के बाद केटीआर जी ही सीएम बनेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो काम करेगा अच्छा वही सीएम बनेगा, और उनका बेटा पोता ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फैमिली वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा, जो देश का सेवा करने के लिए तैयार है, जो अच्छा करेगा दिन रात लगा के तन मन धन से, उसकी साथ रहती है धन भी? तन मन पहले बोला धन आगे क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनाव का मुद्दा रहा है धन ही रहा है। तो क्या मात्र सिर्फ केसीआर जी की परिवारवादी नीति के कारण ही, उसका विरोध करने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अपनी सत्ता स्थापित कर पाएगी? एक ही बात पर नहीं, वो और कोई ऐसे मुद्दे बोलिए जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जाए और जनता जो है सो उनके ऊपर वोट डालने के लिए विश्वास करे। तो हमारे लिए तो मेन है कि जो जनता को क्या चाहिए, मतलब हर तरह का विकास हम उनको देने के लिए हम लोग उनके लिए हैं। उनको जिस तरह का जो फैसिलिटी चाहिए सब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो और अच्छा होना चाहिए।
आजकल एजुकेशन का क्वालिटी मतलब एजुकेशन छोड़ के कुछ अलग ही हो गया है। मैं उसी क्षेत्र से हूँ। हाँ, लेकिन अभी जितना भी आप देखिए क्या होता है, बोलते हैं इंटरनेशनल स्कूल। तो इंटरनेशनल स्कूल में क्या हो रहा है, वहाँ पे एसी बस से बच्चों को भी जाते हैं, एसी रूम में रखते हैं और मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई फंडा दिखाते हैं। तो एजुकेशन मीन्स मेरे हिसाब से बच्चों को प्रॉपर मतलब हर तरह का उनको ज्ञान देना चाहिए। वो मेन एजुकेशन है जो हम लोग के टाइम पे होता था हर एक सब्जेक्ट पे। अभी क्या है, बच्चे बस स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग स्मार्टफोन लेके उसी के ऊपर फ्लिप करते रहते हैं। मतलब उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं है किसी तरह का। तो आज देखिए बच्चों के चश्मे बहुत जल्दी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात आईपैड पे ही लगे रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे ने ही मात्र ऐसे करते हैं कि जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है लगभग हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो अमीर का हो, आदत पड़ चुकी है उसकी? नहीं, वो तो खाली क्लास तक रहना चाहिए ना। हम्म। अभी मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है, तो वो क्लास तक सीमित रहता है, तो ठीक है, उतना ठीक है। उससे ज्यादा मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ बच्चे लोगों का हमेशा, कोई आए हुए उनके घर में गेस्ट भी आए हैं, बैठे हैं, तो भी वो लोग आईपैड पे लगे हुए हैं। उससे क्या होता है, बच्चों की आंखें बहुत असर होती है, जो अभी पेरेंट्स को मालूम नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग के टाइम पे मतलब बोर्ड रहता था, बोर्ड के ऊपर टीचर्स पढ़ाते थे, तो मतलब दूर से हम देते थे, हमारे आईज पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता था। अभी आईपैड से माइंड पे भी प्रेशर पड़ता है, आईज पे भी प्रेशर पड़ता है। अभी हर एक पेरेंट्स परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे को चश्मा आ गया। क्यों नहीं आएगा? जब दिन रात वो आईपैड पे, दिन रात टीवी पे ही सब कुछ देखते हैं वो लोग, तो क्यों नहीं आएगा? हम लोग हर तरह का बुक्स पढ़ते थे। आजकल बच्चों को देखिए, कुछ बुक्स पढ़ते ही नहीं, टच ही नहीं करते, बोलते मैं गूगल कर लूंगा। अभी मतलब जब तक वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की तरह रहे। उनको मालूम भी होना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है। अगर स्टार्टिंग से ही उनको इतना लग्जरी दिया जाएगा, तो क्या वो लोग आईआईटी कंप्लीट कर पाएंगे, आईएएस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं करेंगे वो लोग। वो लोग बस खाली बोलने में बहुत स्मार्ट रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन वो लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ये मेरा ये मानना है कि कोई भी संस्था, चाहे और राजनीतिक पार्टी हो या कुछ भी हो, उसमें दो मुख्य रूप से लोग काम करते हैं। एक है परिपक्व लोग, जो कि हम सीनियर जिनको बोलते हैं, जी। मैच्योर जो होते बिल्कुल, और दूसरा होता है युवा आक्रोश। तो युवा आक्रोश के संबंध में आपके क्या विचार है कि इनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाया जाए? इनके लिए आपके क्या प्लान है? युवा आक्रोश मतलब देखिए, यूथ के लिए ना हमारे पास यूथ विंग भी है हम लोग का, जिसमें पर्सनली यूथ के लिए हर तरह का काम किया जाता है। उन लोगों को मतलब हर तरह से ट्रेन करना कि अभी अपना नेशन क्या है। एंड जब हम लोग काम करेंगे सब एक साथ होके, तो हमारा देश कितना आगे उठेगा अगर हम सब मिलके काम करते हैं। क्योंकि यूथ भी हम लोगों को चाहिए। यूथ क्या है, उन लोगों के दिमाग में भी डिफरेंट नए नए आइडियाज रहते हैं, तो उनको भी हमारे साथ रहना बहुत जरूरी रहता है। और मतलब अगर हम सब लोग मिलके काम करते हैं और हमारी सरकार बनती है, तो हम उन लोगों को मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स दे सकते हैं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत अभी हर एक बच्चा तो मतलब एक ही फील्ड में नहीं जा सकता है। अभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अ, कोई किसी विभाग में जाता है, उसमें टॉप करता है, कोई किसी विभाग में टॉप करता है। तो जो उनका जहाँ पे इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उनको उस क्षेत्र में सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि उस क्षेत्र में वो एक्सेल करें। और मतलब हमारे मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे स्कीम बनाए हैं युवाओं के लिए, जहाँ पे कि बहुत सारे मतलब लोन्स वगैरह भी है। उसके थ्रू वो लोग मतलब आत्मनिर्भर भारत वगैरह जैसे है, उसमें वो लोग है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लेके वो अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपना स्टूडियोज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी उनका क्षेत्र है उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत सहयोग कर रही है लोगों को आगे आत्मनिर्भर। यस, ऐसा नहीं है कि जो खाली गवर्नमेंट जॉब पे जो गवर्नमेंट लोगों के दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जॉब दे रही है क्या, ऐसा नहीं रहता है। अरे जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है उसमें मतलब आज अगर एक आदमी एक फैक्ट्री खोलता है तो वहां पे कम से कम नहीं कुछ तो 100 लोगों को तो वो एम्प्लॉयमेंट दे देगा। तो वहां पे उसके साथ 100 लोग तो वहां पे एम्प्लॉय हैं, 100 लोगों का घर तो चल रहा है। लोग नहीं सोचते हैं ऐसा। हम लोग ज्यादा स्किल पे ध्यान देते हैं, किसमें क्या स्किल है, उस हिसाब से हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जी, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने की जब जो आंदोलन चला था, क्योंकि मैं उस्मानिया विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, तो सक्रिय रूप से मैंने इस आंदोलन को बहुत ही सक्रिय रूप से बहुत ही नजदीक से इसको देखा है। तो उसमें दो बातें मेन ये मानी जाती कि नीरू नियामक कानून, यानी हमारा पानी और हमारी नौकरियां हमको चाहिए। तो क्या जो नौकरियां सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद युवाओं को दी जाएगी? ऑफ कोर्स जो सीट्स खाली है वो तो दी जाएगी। कितनी होंगी अंदाजा? देखिए वो आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन जितनी भी खाली है, जितने भी वैकेंसी रहेगी वो तो फिल किए जाएंगे। पता नहीं क्यों कैसे अजय नहीं कर रहे हैं, शायद वो सोच रहे हैं कि और उनके बेटे आ जाए तो उनको दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने बेटे तो नहीं आएंगे ना। वही तो बोल रही थी, क्यों खाली है मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो हर उनका सरकार क्या की अपनी फंडा अपनी है। नीति रहती है इसमें, क्योंकि अभी इन दिनों में जैसे ही जीएचएमसी के चुनाव हुए तो अभी बहुत तेजी से बेरोजगारी दूर करने की बात और नल का पानी फ्री 20,000 लीटर, ये सब बातें की गई है। पदोन्नतियां होती जा रही है, फरवरी तक पीआरसी दे दिया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से डर के किया जा रहा है कि अगली बार हमारी सत्ता हमारे हाथ से जाएगी? ऑफ कोर्स डर के किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी डराने वाली चीज हो गई है। ऑफ कोर्स जिस तरह से हम मतलब जनता हम लोगों को हर जगह पे हमारा काम देख के सराह रही है और हमारा साथ दे रहे हैं, जिस तरह से जनता लोग हमको वोट दे रहे हैं और हर जगह पे हमारी सरकार बन रही है, उस तरह से केसीआर जी को बहुत डर है, इसीलिए वैसे कर रहे हैं। दो तारीखें मुझे बहुत ही जो है सो कचोटती है। एक है 20 जनवरी जो यूएस का डेट है, जो राष्ट्रपति शायद के बारे में है, और दूसरी है 9 फरवरी जो कि जीएचएमसी का डेट। आप क्या समझते हैं कि 9 फरवरी को क्या होगा? जैसे परसों भी मैं रामचंद्र राव जी से बोल रहा था कि एक बड़ा प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति के बाद, कौन बढ़ेगा मेयर, हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है। आपका क्या विचार है, किस प्रकार से आगे स्थितियां बनेगी 9 फरवरी के बाद? क्योंकि स्थिति तो आपको मालूम है, तीन में बटी हुई है। किसी के पास पूर्ण किसी के बहुमत पास भी बहुमत नहीं है, फुल बहुमत नहीं है। तो इस बारे में मैं क्या कहूँ अभी। आप क्योंकि आप राजनीति में हैं, थोड़ा आप विचार कीजिए कि क्या स्थिति बन सकती है। क्या केसीआर जी एमआईएम का सपोर्ट लेकर बनाने की तैयारी करेंगे? वो तो हमेशा ही एमआईएम के साथ ही है। अगर नहीं रहते हैं तो भारतीय जनता के पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा चले जाता। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास इन दिनों में। ये मुद्दे की बात नहीं है, मेन है जो मतलब वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं होता है ओल्ड सिटी में, वो देख के हम लोग को बहुत दुख होता है कि जो मतलब बेचारे लोग इतने सालों से वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुख हो रहा ना, वहाँ की जनता को दुख नहीं हो रहा, इसीलिए तो हमेशा उन्हीं को चुन के ला रही हो। जनता समझती नहीं है ना, नहीं, क्योंकि जनता में वो जागरूकता नहीं है। माइनॉरिटी के लोगों को भी वहाँ पर सीटें दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर जीते क्यों नहीं वो लोग? ये है ना। देखिए, हाँ यही बात मैं बता रही हूँ, जैसे कि अभी केसीआर जी का ही जो रहता है तो उनका वो जीतने का अलग फंडा है। हर पार्टी का अपना हर अपना पार्टी रहता का अपना अलग है, हम लोगों का एक ही है, काम करो जनता के लिए काम करो। तो हम लोग हमेशा बस जनता के लिए ही है, तो मतलब जनता हम लोग के साथ देती है। अभी वहाँ पे इतने सालों से एमआईएम है, तो वो लोग को लगता है कि मतलब इनके सिवाय कोई और हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग धर्म के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ये देखा गया है कि इसमें, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ विरोधी पक्ष के लोग या
आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की सपोर्ट से चल रही है जो कि हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक नहीं रखते। जैसे मैं हूँ, आप है, मैं भी यूपी का हूँ, आप बिहार के, तो ऐसी मान्यता है। तो क्या क्या ऐसी स्थिति देख ली है हम लोग की वही 40 सीट इधर आ गए, 48 सीट इधर आ गए, 56 सीट उधर आ गए? क्या एक सही है आंकड़ा? मैंने यही पूछना था आपसे कि क्या 9 फरवरी के बाद क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कि दोनों की दोस्ती है बहुत, क्योंकि व्हाट्सएप सोशल में अफकोर्स है, उन लोगों की दोस्ती है, सब कुछ एक साथ करते हैं वो लोग। देखिए, राजनीति में दोस्ती दुश्मनी के बारे में बात नहीं की जाती। आई नो, लेकिन एक दूसरे का फायदा मतलब अगर वो उनके साथ अकाली दल परसों तक साथ था, अभी दूर है। चिराग पासवान जी साथ थे, मैं मोदी जी को चाहता हूँ, बीजेपी को नहीं चाहता हूँ बोलते। तो राष्ट्रीय स्थिति में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती है, कौन कब किससे दुश्मनी करेगा, दोस्ती करेगा, ये तो राजनीतिक खेल है। ये तो राजनीति है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि इस राजनीति के खेल में सिद्धांतों का कहाँ तक स्थान होगा? देखिए, सिद्धांत का, हमारा जो सिद्धांत है, जो भारतीय जनता पार्टी की, क्या है सिद्धांत, बोलिए। सबका साथ सबका विकास। तो नारा हो गया? नहीं, वही है ना, एंड सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ हम चलते हैं, सबके विकास के लिए चलते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अलका मनोज जी। हम चाहेंगे कि आप भी एक बड़े नेता के रूप में हमारे सामने भविष्य में आए। हमारे चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इतना समय हमें दिया है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।